हाय गाइस, दिस इज CS आंचल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट इस टॉपिक की वजह से इतना ज़्यादा बर्डन में रहता है कि सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ और ये सब्जेक्ट एक तरफ। आपने टाइटल से पहचान ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर टैक्सेशन पेपर। गाइस, टैक्सेशन के पेपर ने मुझे भी बहुत परेशान किया। ऐसा नहीं है कि मैंने टैक्सेशन का पेपर ऐसे ही बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, टू बी फ्रैंक, मेरे को टैक्सेशन के पेपर को क्लियर करने में काफ़ी दिक्कत आई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने वो अडॉप्ट नहीं करी थी क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। ठीक है, तो मैं वो चाहती नहीं कि आप लोग उस डिलेमा में रहें कि यार ये टैक्सेशन का पेपर मुझसे होगा या नहीं होगा, या मैं किस तरह से अटेम्प्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक हेल्पिंग हैंड की तरफ कुछ गाइड देने वाली हूँ कि उस गाइडेंस से आप अपना टैक्सेशन का पेपर कैसे निकाल सकते हैं। गाइस, हर ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें स्मार्ट वर्क भी कर लेना चाहिए। और ट्रस्ट मी गाइस, हार्ड वर्क के साथ साथ और हार्ड वर्क से ज़्यादा टैक्सेशन के पेपर के लिए आपको स्मार्ट होना ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे तो 100% आई कैन गारंटी कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो बने रहिए कि वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। तो इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक उस फ्रेंड्स को, हर एक उस स्टूडेंट को, बंदे को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नंबर 1 जो मैं आपको टिप दूंगी दैट इज़ मॉड्यूल लर्निंग। यस गाइस, टैक्सेशन का पेपर जो होता है थोड़ा सा टिपिकल होता है, नो डाउट ना। मॉड्यूल यहाँ पे आपका क्या रोल प्ले करता है गाइस? मॉड्यूल में आपका जो ICSI प्रिंट करता है वो सिलेबस है आपका पर्टिकुलर। तो उसमें आपका हर एक टॉपिक गिवन है कि जो ICSI चाहता है कि आपको पता हो, जिसके अंदर से वो क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में। तो हर एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि ICSI ने क्या डाला हुआ है मॉड्यूल में। ये आपका एक प्रो फैक्टर है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट टू द टैक्सेशन लॉ, बट कोई भी एग्ज़ाम हो आपको ICSI का मॉड्यूल ज़रूर रेफर करना चाहिए। रेफरेंस बुक आप लीजिए, ठीक है। और आप अपने अगर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो आप उनकी भी कर सकते हैं रेफ़र, लेकिन मॉड्यूल भी साथ लेके बैठो। मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और हर एक टॉपिक को देखिए कि आपके टीचर ने ये टॉपिक भी कवर किया है या वो टॉपिक भी कवर किया है। अगर सारे टॉपिक कवर किए हैं तो अच्छी बात है, कोई नहीं किया तो जाके आप उनसे पूछ सकते हो या उसको जान सकते हो कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गई मॉड्यूल की बात। याद रखिएगा मॉड्यूल में से पेपर बनता है, नो डाउट। CA का लेवल जो होता है वो तो यार प्रो लेवल होता है। अब आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि वो उनका कोर एरिया है, बेसिकली अकाउंटिंग, टैक्सेशन। तो यार उनकी जो बुक्स हैं आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड हो CA जो कर रहा हो तो उसका आप रेफरेंस के लिए, क्वेश्चंस के रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। सिलेबस आपके एज पर द ICSI ही आपको ध्यान में रखना है। नाउ द सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी दैट इज़ एनालाइज पास पेपर्स। यस गाइस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास पेपर्स को भी एनालाइज करें और वो आपको हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं? जब आप पास पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन ICSI पूछता है या कौन सा टॉपिक है जिसमें से वो पूछता है। उसका वेटेज पता चलता है कि कौन सा चैप्टर को वो वेटेज दे रहा है ऑन एन एवरेज। आपने 5-6 सालों का ले लिया, अटेम्प्ट का ले लिया पेपर और उसमें से एनालाइज किया कि ये चैप्टर में से ज़्यादा पूछा गया है, कितने मार्क्स से पूछा गया है, तो आप वो पता आराम से कर पाओगे। तो वो आपको पता करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है वेटेज। हर एक चैप्टर का आपको वेटेज पता होना चाहिए। जो पास पेपर से पता चलता ही है, अगर किसी को वैसे नहीं पता चलता तो आप अपने टीचर से, जैसे कोचिंग लेते हैं, उनसे पता कर सकते हैं, ठीक है। एक मार्किंग कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा, आप किसी फ्रेंड ने कर रखा है, तो आप वहाँ से भी हेल्प गाइड उनसे पूछ सकते हैं कि यार मुझे बताओ कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर कितना ऑन एन एवरेज मार्क्स का आता है। और यस गाइस, ये एक एस्टिमेट होता है कि ऑन एन एवरेज इस चैप्टर में से इतना पूछा जाएगा। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हालांकि अब ICSI ने एक
फिक्स कर दिया है कि टैक्स इतने नंबर का आएगा, जीएसटी इतने नंबर का आएगा। उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। पहले जब हमने किया था तो ऐसा नहीं था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन था सिर्फ, कि ठीक है 40 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स आता था और 60 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स आता था। इसके अलावा हमें नहीं पता था। तो अब तो बहुत ही अच्छी सुविधा है कि आपको बाइफरकेट मिलता है। चैप्टर वाइज अभी भी बाइफरकेशन नहीं मिलेगा कहीं भी आपको, क्योंकि वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, बट येस वैसे मिल जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में या इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको क्या क्या वेटेज है वो मिल जाएगा। तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से फ्लो कर सकते हैं। नाउ फोर्थ जो टिप मैं आपको दूंगी दैट इज़ थ्योरी लर्निंग। हम लोग जब टैक्सेशन का पेपर हैंडल करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाते हैं और हम लोग उसको ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि यार थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखें तो कस्टम में थ्योरी आती है, अच्छी खासी आ जाती है, केस स्टडी बेस आ जाता है, तो उसके लिए आपको थ्योरी आना ज़रूरी है ना। तो जीएसटी के लिए आप देख लीजिए प्रैक्टिकल आता है लेकिन थ्योरी बहुत अच्छे से आ जाती है। थ्योरी बेस्ड आपकी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो प्रैक्टिकल अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो थ्योरी में से काफ़ी केस स्टडीज़ और चीज़ें बना करके निकाल के क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लीजिए, आपको उसमें से थ्योरी ज़्यादा मेन आता है। डायरेक्ट टैक्स में मानती हूँ कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी मिक्स में ही आ जाता है, थ्योरी भी आते हैं प्रैक्टिकल भी आता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है। बट तो इस तरह से आप चीज़ों का बाइफरकेट कीजिए कि आपको किस तरह से थ्योरी पे ध्यान देना है। उसके बाद आ जाएगा स्टार प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग का मतलब ये है जब आप अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस का मतलब ये है जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चंस कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, जो कि बहुत हटके होते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन से अलग होते हैं, तो जिसको आपको लगता है कि एग्ज़ाम टाइम पे मुझे एक बार इसका रिव्यू करने की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके या फिर टीचर बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप उसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए। इससे ये, या फिर कोई क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि और भी क्वेश्चंस थे जो आपने सॉल्व कर चुके, वो क्वेश्चंस पे रिपीट हो चुके हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होता है अलग अलग क्वेश्चन में जो कि वो रिपीटेड नहीं होता, वो बहुत यूनिक टाइप होता है, उस पॉइंट के ऊपर आप मार्क कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, तो आपको सारा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पर्टिकुलर उससे स्टार मार्क पॉइंट्स को लेकर के अपना रिवाइज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट करेगा इस तरह से। तो इसलिए स्टार मार्क करिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को। सिक्स्थ है ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन। ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपका टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स है, इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है, जीएसटी आता है, कस्टम आता है, तो क्योंकि ये एक स्मार्ट स्टडी की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेशन का देखिए बहुत वास्ट सिलेबस है, हेड्स हैं 5, उसके बाद डेफिनेशंस हैं, उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, कंपटीशन ऑफ इनकम, आपकी एलएलपी की निकालना टैक्सेशन, आपका पार्टनरशिप फर्म का निकालना, असेसमेंट, आपका एडजस्टेड इनकम, एमएटी, एएमटी। तो आपकी जो सिलेबस है डायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत वास्ट है, तो इसलिए आपको एक प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। भले ही इंटरनेशनल टैक्सेशन थोड़ा कम नंबर का हो, कस्टम आपका बहुत कम नंबर का हो, लेकिन जो कस्टम है और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो इनकम टैक्स वगैरह से तो बहुत ही सिलेबस कम है, और आपको ऑर्डर बिठाना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन लर्न कर लेती थी, क्योंकि उसके बहुत ही कम टॉपिक्स होते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप अगर सिर्फ लर्न भी कर जाएंगे ना एग्जामिनेशन में, तो उसी में से क्वेश्चन आना होता है, कुछ सेट 5-6 क्वेश्चन होते हैं, उसी में से पेपर आता है, तो आप वो कर लीजिए तैयार, ठीक है ना। अब वो बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन करके निपटाती थी, उसके बाद में पकड़ती थी कस्टम। देखिए कस्टम का भी एज़ कम्पेयर टू अदर्स इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, और मार्क्स की देखिए बात अलग है, ठीक है, लेकिन आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी में काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। कस्टम आप उठाइए, कस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, असेसमेंट वाले, आपके वैल्यूएशन वाले, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जिससे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ये फला वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप कर लीजिए, ठीक है। और कस्टम और इंटरनेशनल टैक्सेशन, कस्टम इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये दोनों ना एक ही दिन में रिवाइज हो जाने हैं, तो इसलिए इस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि ये एक दिन में रिवाइज हो जाएंगे। फिर थर्ड
टाइम पे मैं उठाती थी जीएसटी। मुझे पर्सनली जीएसटी बहुत पसंद था और जीएसटी मुझे बहुत अच्छे से आता भी था, तो मेरा तो फेवरेट जीएसटी था। तो मैं जीएसटी को ना बहुत इन्जॉय करती थी पढ़ने में भी। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, जीएसटी मुझे अच्छा लगता था तो मैंने जीएसटी प्रिपरेशन की। अब जीएसटी की जब प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है, और वो क्या स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी ये है कि जीएसटी के ना छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए पहले, ठीक है। वो एक तरफ हो जाएंगे, उसमें से 5-10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक आपको ना फील होगा कि यार मेरा अब धीरे धीरे मतलब बर्डन कम हो रहा है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन होती जा रही है, चैप्टर्स कम होते जा रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े चैप्टर्स पहले उठा लेते हो ना, तो आपको लगता है यार अभी तो ये तो कंप्लीट हुआ ही नहीं और अब इतना सारा सिलेबस बचा है। तो आप पहले छोटे छोटे चैप्टर्स उठाइए, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार ठीक है, अब इसमें से बस इतना बचा है, इसमें से बस इतना बचा है और मैं कर लूँगा। तो छोटे छोटे चैप्टर्स आप उठाइए, उसको पहले रिवाइज कर डालिए। उसके बाद आप उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उठाइए, वैल्यूएशन है, कंपोजिशन लेवी है, सप्लाई का चैप्टर है, प्लेस ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई, पॉड, ये सब निकालते हैं आप। फिर आप अपने बड़े बड़े चैप्टर्स को के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ना। तो जीएसटी आपका अगर आप तैयार कर लें पहले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसको रिवीजन के लिए ना, जीएसटी के लिए हार्डली 1 या 2 दिन मुझे लगते थे। 2 दिन में मेरा जीएसटी रिवाइज हो जाता था। 1 दिन में मैं थ्योरी कर लेती थी, और रिवाइज की बात कर रही हूँ ना, प्रिपरेशन की। और फिर 1 दिन में जो प्रैक्टिकल्स होते थे जो वो मैं देख लेती थी इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाता था। उसके बाद 4th नंबर पे मैं इनकम टैक्स उठाया करती थी। और अब इनकम टैक्स की स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप इसमें भी छोटे छोटे चैप्टर्स पहले निपटा लीजिए, ठीक। छोटे चैप्टर्स से उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, छोटे चैप्टर्स भी हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं वो, जैसे फर्म की असेसमेंट, ठीक है ना, एएमटी का क्वेश्चन, मैट का क्वेश्चन, इस बेस पे आप उठाएंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है, और एग्जेम्प्टेड इनकम, ऐसे ही चैप्टर्स आप लेंगे। रेजिडेंस वाला एक क्वेश्चन जो होता है वो आप चैप्टर उठाएंगे, छोटे छोटे होते हैं, वो जल्दी हो जाते हैं। 5 हेड्स को आप लास्ट में उठाइए, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। तो 5 हेड्स को आप बाद में उठाइए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप फिर पढ़ेंगे तो सब कुछ ही ना, तो पढ़ाई के समय ही इम्पोर्टेंट मार्क भी करते चलिए, और उसके बाद रिवीजन के टाइम पे इस सिस्टमैटिक तरीके से आप इसको प्रिपेयर करिए, आपका हो जाएगा। नाउ जो 7th टिप मैं आपको दूंगी वो है मेक नोट्स चार्ट्स। यस गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ टैक्सेशन के लिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है, टैक्सेशन का पेपर को क्लियर करना है ना गाइस, सारी प्रिपरेशन एक तरफ, नोट मेकिंग की प्रिपरेशन एक तरफ, आपको एग्ज़ाम टाइम में जो बचा सकता है ना, जो सर्वाइव करवा सकता है, वो आपके नोट्स ही हैं केवल। मैंने क्या किया हुआ था, कस्टम के फ्लो चार्ट बनाए थे। फ्लो चार्ट से क्या होता है, आप का ना इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, माल कैसे आया, माल कैसे जाएगा, उसके बीच के प्रोविजंस, फिर जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर हाईलाइटेड कर दिया, और उसके बाद उसकी लिमिट्स लिख दी फ्लो चार्ट में। तो नोट मेकिंग इतना मेरे लिए वो हेल्पफुल किया एग्ज़ाम टाइम से। मतलब पहले जब मैंने प्रिपरेशन किया तो इंटरनेशनल टैक्सेशन और कस्टम मेरा 1 दिन में हो गया रिवाइज, मुझे उसकी बस ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्रैक्टिकल ऑब्वियसली सी बात है, प्रैक्टिकल के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली आपको प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ भी बहुत सारा कंप्लीट होता रहता है, क्योंकि प्रोविजन सारे वही लगते हैं ना जो थ्योरेटिकली लिखे हुए हैं। तो बैगेज का चैप्टर हो गया, बड़ा अच्छा हुआ था क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना, बाहर से कितना सोना लाए गए। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी होते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। तो उसमें इसलिए इस तरह से आप पढ़ो, आप उसकी नोट मेकिंग बनाओ। आप इनकम टैक्स में क्या कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लिमिट्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं। डिडक्शंस चैप्टर 6A में जो आपकी लिखी गई हैं, ठीक है, LIC में आपको कितनी मिलती है, 80C में आपकी 1.5 लाख की डिडक्शन है, वो किस तरह से मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारे डिडक्शंस का क्या करिए, आप एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। चार्ट बना के आप अपने रूम में पेस्ट कर दीजिए। यस गाइज, किसी की मत सुनिए, मम्मी डांटेगी, डांट खा लेना, बट मैंने क्या किया था, मैंने अपने रूम में पेस्ट कर दिया था। निकलते बढ़ते उठते बैठते मैं उसको देखती थी, लर्न कर दी थी। तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्शंस अगर आपको नहीं आएंगी तब टोटल इनकम निकाल ही नहीं पाओगे ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हुआ करती थी, लिमिट्स के चार्ट बना लीजिए, ठीक है, उसको पेस्ट कर लीजिए कि पर्टिकुलर चैप्टर वाइज बना लीजिए। कस्टम जीएसटी में अगर आप पूछें तो जीएसटी में मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स के ना एक फ्लो चार्ट में ख़त्म कर दे, एक ही पेज में पूरा चैप्टर ख़त्म। अब एक पेज का एक चैप्टर आप बना दे रहे हो तो एग्ज़ाम टाइम में तो यार फिर आपको टाइम कितना ही लगना है, आपने वो चैप्टर उस नोट से गो थ्रू हुए एंड यू आर रेडी फॉर एग्ज़ाम। तो इसलिए एग्ज़ाम के पहले अगर आप सोच रहे हो कि आप इतनी मोटी मोटी बुक से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप गलत हो। आप इतनी मोटी मोटी बुक से प्रिपेयर एग्ज़ाम टाइम पर नहीं कर सकते। आप नोट मेकिंग बनाइए, चार्ट्स बनाइए, आप हेल्प लीजिए। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं आप अपने फ्रेंड से पूछिए, उन्होंने बना रखे होंगे, कुछ ना कुछ आप करके बनाइए, ठीक है, तो वो आपको एक हेल्प कर देगा। नाउ जो 8th टिप मैं आपको दूंगी दैट इज़ सॉल्व पास पेपर्स। यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके पास पेपर्स होते हैं कम से कम 2-3 आप पास पेपर ले लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। उनके सॉल्यूशन से आपको ना एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस यार कि मेरे पास ना आईसीएसआई का पेपर इस तरह से आता है और एक 3 घंटे में मैं उस एनवायरनमेंट में आप बैठ के सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम का पेपर है और मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप वो प्रेशर जब पहले ही ले चुके होंगे ना तो एग्ज़ाम हॉल में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पेपर के तो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो यस गाइस, ये सारी मेरी टिप्स थी जो मैं आपको देना चाहती थी टैक्सेशन के लिए। अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे ना तो आई बिलीव आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा। हो सकता है कि मतलब एग्जाम्शंस भी आ जाए, बहुत चांसेस हैं। अगर इसी स्ट्रेटेजी से आपने पढ़ाई की तो ज़रूर आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस रखिए और आप अपनी पढ़ाई को ना कंसिस्टेंसी में रखिए। ऐसा नहीं हो कि आपने आज पढ़ा फिर 3 दिन बाद पढ़ रहे हैं, फिर तो यार कोई फ़ायदा नहीं है ना। देखो सिलेबस भी बहुत वास्ट है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप टच में नहीं रहोगे तो आप भटक जाओगे। फिर आप बोलोगे यार स्ट्रेटेजी तो काम नहीं आई, या हमें तो ये टैक्सेशन पेपर मुश्किल लग रहा है, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो वो तो होगा ही ना अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। छोटे छोटे टारगेट फिक्स कीजिए डेली के और पढ़ाई कीजिए अपनी। आप 100% आई गारंटी कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।